हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, सीएसआर का रिजल्ट जो आउट हो चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट क्वालिफाइड हुए हैं। उन्हीं में से हमारे साथ एक एस्पिरेंट जुड़े हैं जो उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। उन्हें क्या 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 चीज़ें उन्होंने की हैं इस जर्नी के अंदर और किस टाइप से अपने एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाइड किया है, वो सारी जर्नी के बारे में हम आज इस सेशन के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है सीएसआर नेट की, आपको इंट्रोड्यूस करें। ओके सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सिमरन है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स फरीदाबाद से की है और जर्नी मैंने कहाँ से स्टार्ट की, जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई मैंने उसके थोड़े टाइम बाद ही नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। मैंने सी एस आई आर नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 130। एंड प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने सेल्फ स्टडी की है और उसके साथ में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को और जो लाइव क्लासेस ऐप पे होती हैं उसको काफ़ी कॉन्स्टेंटली फॉलो किया है और एक भी क्लासेस मैंने छोड़ी नहीं है तीनों फैकल्टीज़ की। मैंने उनके साथ पूरी प्रेपरेशन की है, सारे क्वेश्चंस जो भी वो लोग सॉल्व कराते हैं वो किए हैं और जो भी स्ट्रैटेजीज सब लोग बताते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश की है। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं अभी? सर मेरी मम्मा अभी होम मेकर है और मेरे फादर अभी हरियाणा पुलिस में है। हरियाणा पुलिस में हैं, अच्छा। तो आपको एक कब ऐसा अलग फील आया कि मुझे सीएसआर का नेट का एग्जाम देना है और आपने ऐसा क्यों सोचा है? जी। सर ऐसा मुझे स्टार्टिंग से ही पता था, मास्टर्स से ही पता था। बट मास्टर्स के जो एंड का टाइम होता है, जो डिसर्टेशन पीरियड होता है, उसमें मैं काफ़ी बिजी हो गई थी, तब मैं नहीं कर पाई। बट उसके बाद मुझे ये था कि हाँ, मुझे आगे रिसर्च में जाना है और उसका सबसे अच्छा पाथवे यही होता है कि आप पहले जेआरएफ क्वालिफाई करो, उसके बाद आप आगे रिसर्च में जाओ। तो मेरा ये था कि मुझे रिसर्च में जाना है, इसलिए फिर मेरे को एग्ज़ाम में मैंने क्लियर किया। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी आता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए, बट बहुत सारे एस्पिरेंट उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने उनके लिए क्या एक राइट स्ट्रेटजी होगी कि वो अपने टारगेट को अचीव करें, आप अपनी सीएसआर नेट जर्नी को अचीव करें? सर कोई भी क्वालिफ़ाई नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी उसकी रिसोर्सेज़ सही ना रही हो, मे बी उसने सही डायरेक्शन में पढ़ाई ना की हो, प्रैक्टिस ना की हो। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशन बनाता है हमारी प्रिपरेशन की, वो एक्चुअली में होता है आपकी आपने कौन से नोट्स फ़ॉलो किए हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। जैसे जो टेक्स्ट बुक पे भी जो फैकल्टी है, वो सब स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक आप वैसे पढ़ने जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आपको थोड़ी हेल्प तो चाहिए ही होती है। तो आप अपना वो देखो कि आपने कहाँ पे गलती की है, कि आपने स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ा है या फिर मतलब आपके नोट्स सही नहीं बने थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए आपने, उस पे पूरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह। मेन तो हमारा ये रहता है कि नोट्स कैसे हैं आपके और शॉर्ट नोट्स। अच्छा, तो आप डे में कितने आवर्स अपनी प्रिपरेशन को देते थे? सर ये काफ़ी सब्जेक्टिव डे टू डे वेरी करता है। कभी-कभी 4 टू 5 आवर्स दे पाती थी, कभी जब मन होता था तो 8 आवर्स भी पढ़ लेती थी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं कोई भी ईज़ी टॉपिक उठा के बैठ जाती थी। बट एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते पूरा आपने स्किप कर दिया, पढ़ाई की ही नहीं। तो वो बस कंटिन्यूटी मेंटेन की है मैंने, ऐसे घंटों का धूम जी नहीं पता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हर वैसा होता है ना, हर कोई अपना प्लानिंग के साथ चलता है। ये मान के चलो कि मुझे डे में मिनिमम मिनिमम इतने आवर्स देने हैं, जैसे मान के चलो 3 आवर्स देने हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। कुछ स्टूडेंट आपने जैसे आपने कहा कि हाँ, हमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो हम टाइम ज़्यादा दे देंगे, हाँ। किसी दिन कम दे देंगे, बट कंसिस्टेंसी देंगे, ऐसा नहीं कि ब्रेक दे के दें। सर टाइम से ज़्यादा फ़ोकस आई गेस टॉपिक पे करना चाहिए कि आपको कितने टॉपिक्स करने हैं। फिर अगर वो नहीं होते हैं तो आप आपके पास टाइम है या नहीं है, आप किसी भी तरह उसको करने के लिए आप लगे रहोगे कि हाँ, मुझे चाहे चाहे फिर रात को 2 बज जाए या 3 बज जाए, आपको वो टॉपिक करके ही सोना है, ये मेरा रहता था। अच्छा, तो जब रिज़ल्ट आया, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जब आपने एकदम से देखा कि स्क्रीन पे आपका नाम आ रहा है और क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने क्या फ़ील किया उस टाइम? सर पहले जब कट ऑफ आई थी तो हमारा रोल नंबर के हिसाब से हमें नाम लिखना होता है पीडीएफ में, मेरा रोल नंबर लिखना होता है। तो मैंने टाइप किया तो मुझे लगा किसी और का है, मैंने दोबारा चेक किया, एक और बार चेक किया, मुझे लगा अनरियल लगा, फिर मैंने 2-3 बार चेक करके मुझे लगा मेरा ही है, ठीक है। तो मैंने आशीष सर को बताया और ऐसे बात की फैमिली वालों से, तो ऐसे सब खुश हो गए थे।
मुझे भी लगा कि चलो जो इतनी हार्ड वर्क और ये सब किया था वो कहीं तो उसका रिजल्ट दिख गया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, तो जैसे कि आपके सब्जेक्ट में 13 टॉपिक्स होते हैं, राइट? हम्म, तो उसमें से कितने टॉपिक्स आपने की है सीएसआर नेट क्वालिफाइड करने के लिए? कितने टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया है जैसा? सर 13 यूनिट्स थी तो उसमें से मैंने 12 यूनिट्स को टच किया है। एक यूनिट जो डाइवर्सिटी मैक्सिमम बच्चे उसे छोड़ देते हैं, वो यूनिट मैंने टच नहीं की। उसके अलावा मैंने सारी यूनिट्स टच की हैं। जैसे कि मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं किया कि एनिमल छोड़ दी। आशीष सर ने जितना भी कराया, जैसे कि ये सर ने एंडोक्राइन वाला पार्ट कराया था, ये सब कराया था, ग्लैंड्स वाला, तो मैंने वो सब कर लिया ताकि मैं उसको टच करूँ। और मैंने सिर्फ 1 या 2 सिस्टम ही टारगेट किए थे एनिमल में, और उसी में मुझे इतना बेनिफिट मिल गया, 8-9 मार्क्स का बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना आपको टच तो करना ही चाहिए। अपने आप को ऐसे आपको लिमिट नहीं करना चाहिए कि आप बॉटनी के हो तो आपको एनिमल सिस्टम नहीं पढ़ना है, और वाइस वर्सा। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना प्रायोरिटी आपने दी है? जैसे मान के चलो कि हम 100% में से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, जैसे अपना सिलेबस तो है, मान के चलो कि हमने सिलेबस 60% कंप्लीट कर लिया है, 70% कंप्लीट किया। तो आपका इस पे क्या कहना है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना प्रायोरिटी दें उसमें? सो आई थिंक कभी भी थ्योरेटिकल नॉलेज और क्वेश्चन प्रैक्टिस 50-50 तो नहीं हो सकता। हाँ। आपको हमेशा थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़रेंस अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन्स को बैक करने के लिए थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि 70-30 के अराउंड रहता है। अच्छा। 70% आपका थ्योरी और 30% आपने जो प्रैक्टिस किया है। उसमें भी आपको पीवाईक्यूज़ तो करने ही हैं, वो तो सभी करते हैं। प्रीवियस 10 इयर्स के तो एटलीस्ट करते हैं, और उसके साथ में जो न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, आपको वो भी करने चाहिए। क्योंकि अगर न्यू क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, तो माइंड थोड़ा पीवाईक्यूज़ के अकॉर्डिंग ही घूमता रहता है। थोड़ा एक नए डायरेक्शन में आप सोच नहीं पाते। राइट, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि सर हम न्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दें या सिर्फ ओनली पीवाईक्यूज़ प्रायोरिटी दें। तो आपने वो चीज़ को कवर कर लिया कि हमें दोनों को प्रायोरिटी देनी है। पहला तो हमें पीवाईक्यूज़ कर लेना है, उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन न्यू क्वेश्चंस आए उसको टैकल करना है, उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये अच्छी आपने एक पॉइंट कवर किया है इसके अंदर। और सेकंड उसके है। साथ में सर इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे हमारा डीबीटी का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने ना अभी डीबीटी के 1-2 क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें ना काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नेट में आए हैं इस बारी, एक आधे क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है कि सिर्फ नेट का एग्ज़ाम में तो नेट के क्वेश्चंस करना इनफ नहीं होता है, आपको बाकी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी देख लेने चाहिए। हाँ, ये वो सारे सेट का भी आपके इसमें होता है, सेट भी होता है, डीबीटी होती है, उसके बाद आईसीएमआर भी होता है, ठीक है ना? तो उनके क्वेश्चंस भी नेट में रिपीट होते हैं? हाँ सर, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है डायरेक्टली, तो टॉपिक तो हो ही गए रिपीट। हाँ, तो प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। राइट। तो चलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अगेन आपको कि आपने बहुत अच्छे से आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया, और जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के रिसर्च के अंदर भी मुझे देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि रिसर्च में मेनली वही होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं कोई भी चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ हो चुकी है उसके आगे हम बढ़कर उस चीज़ को सीखते हैं। तो आप आगे पीएचडी के अंदर आप कौन से टॉपिक को चूज़ करना चाहते हैं? सर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली, जैसे अगर हम एनआईपीजीआर में जाते हैं तो उधर प्लांट सिस्टम ज़्यादा है। तो अगर मुझे प्लांट सिस्टम थोड़ा टारगेट करना है तो मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी वाले एरिया में थोड़ा इंटरेस्ट है। और बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट में इंटरेस्ट है, अगर मुझे बाकी कॉलेजेस को टारगेट करना है जहाँ पे प्लांट सिस्टम इतना नहीं है प्रेवलेंट, तो मुझे स्टेम सेल में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये मेरे 2-3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। राइट। तो आगे पोस्ट डॉक का भी आपका प्लान है? यस सर, हाँ, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक का भी प्लान है। अगर पीएचडी इंडिया से है तो पोस्ट डॉक फिर बाहर से शायद। ओके, ओके, वो तो हाँ डिपेंड करेगा आपने रिसर्च पे, आप जितना अच्छा रिसर्च करोगे उतना अपॉर्चुनिटीज खुलती जाती है, राइट? राइट। चलिए मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको, और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए थोड़ा सा एक गिफ्ट हैम्पर लेकर आया है, वो भी मैं आपको देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, ये भी आपके लिए ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करते रहे, और आगे रिसर्च में अच्छा नाम करें, इंडिया का नाम करें, है ना? आगे आगे बहुत अच्छी चीज़ें आप करते रहे। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।